वाला जो हिस्सा है भारत का, इसे कहा जाता है स्वर्णिम अर्धचंद्र, गोल्डन क्रीसेंट, क्रीसेंट है ना, ये ऐसे अर्धचंद्र। और इस गोल्डन क्रीसेंट में ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये देश आते हैं। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। दूसरा हिस्सा यहां पर जो बनता है उसे कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज। और इस स्वर्णिम त्रिभुज में बर्मा, थाईलैंड और लाओस इसको रखा जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों क्षेत्र दुनिया में ड्रग एंड आर्म्स प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। आपने सुना होगा अफीम का सर्वाधिक उत्पादन यहां पर होता है और इन देशों में हथियारों के असीम बाजार दिखाई देते हैं, यदि आप देख पाए तो। ये स्वर्णिम अर्धचंद्र की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा गया है कि ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, इस हिस्से में ठीक ये अर्धचंद्र दिख पा रहा है कि नहीं, और स्वर्णिम त्रिभुज। तो ये मान लो यहां पर एक ट्रायंगल है ऐसा, थाईलैंड, लाओस और बर्मा से जुड़ा। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है और यहां ड्रग्स का मार्केट है, यहां हथियारों का प्रोडक्शन होता है, हथियारों का क्या है, मार्केट है। तो जब ये ड्रग्स एंड आर्म्स इनके लिए पैसेज या पारगमन मार्ग का काम करता है। हमारे पूर्व सुरक्षा सलाहकार थे एम के नारायणन, और एम के नारायणन ने कहा कि भाई देखिए, ये जो पैसा है ड्रग्स एंड आर्म्स की ट्रैफिकिंग का, ये पैसा भारत में रियल एस्टेट और बॉलीवुड में लगाया जा रहा है और कई गुना बढ़ाकर भारत के अंदर स्लीपर सेल्स तैयार करने के लिए, टेरर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए, भारत के अंदर ब्रेन वॉश करने के लिए, भारत के अंदर असंतोष को बढ़ाने के लिए, भारत की आर्थिक सुरक्षा को कमजोर करने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। अजीत डोभाल जी ने भी इस बात को क्या किया है, स्वीकार किया है। तो जब यहां से यहां हथियारों का और मादक द्रव्यों का आवागमन होता है, तो यहीं से बनता है उड़ता पंजाब, फूटता भारत या फूटता हैदराबाद। भौगोलिक स्थिति कुछ इस तरीके की हो गई है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के लिए जो ड्रग आर्म्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए आइडियल है, और इसलिए भारत में टेरर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, और इनको निष्पादित करने के दौरान यहां माओइज्म का प्रभाव और यहां आईएसआई का इफेक्ट, और जो टेरर आईएस से लेकर आईएसआई तक का प्रभाव दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट की अवस्थिति आप देख ही रहे हैं, और यही कारण है कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा उत्तर पूर्व का, यहां का संकट कई कारणों से गहराते जा रहा है। हालांकि उत्तर पूर्व के संकट की और भी कई बातें हो सकती हैं या कारण हो सकते हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हुआ भारत की अवस्थिति से जुड़ी बात। हमारे सिलेबस में जो अगले दो टॉपिक उल्लेखित हैं, उनमें एक टॉपिक है बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन। सीमा प्रबंधन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि हमारी सीमाओं के तीन रूप तो हैं, लैंड बाउंड्री, वाटर बाउंड्री, एयर बाउंड्री। आपको इन सीमाओं का विवरण समझना है पहले तो, फिर असुरक्षा के कारण समझना है, और फिर समझना है सुरक्षा के उपाय। अब समझिएगा, भारत में सीमा सुरक्षा ये विषय कभी भी बहुत लोकप्रिय विषय देश के नीति निर्माताओं के लिए रहा हो ऐसा नहीं है, और यही कारण है कि हमारी सीमाओं की गैर गंभीरता को लेकर पुरानी सरकारों पर प्रश्न भी उठते रहे। तो चाहे नेहरू जी द्वारा अक्साई चिन्ह, ये वाला जो सीन था हमारा, उस पर गैर जिम्मेदार रुख या कथन कहना हो, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन्ह के क्षेत्र का छिन जाना हो चीन के द्वारा, या फिर बांग्लादेश को न्यूमोर आइलैंड दे देना हो, श्रीलंका को, ठीक है ना, के साथ जो आइलैंड डिबेट चलता है, कच्चा तीवू आइलैंड के साथ श्रीलंका के साथ जो बात की जाती है कि उसको प्रदान कर दिया जाए, या फिर भारत बांग्लादेश सीमा समझौते के तहत बांग्लादेश को अधिक क्षेत्र प्रदान करने से जुड़ी बात हो। तो ये कहा जाता है कि वी आर वेरी मच लिबरल रिलेटेड टू अवर बॉर्डर इश्यूज। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय तब आया जब हमारी जानकारी के बिना कारगिल में लोग बैठ गए। अभी कुछ समय पहले हमारी जानकारी के बिना डोकलाम में लोग बैठ गए। तो चाहे कारगिल में पाकिस्तानी सैनिकों का आ जाना हो या डोकलाम में चीनी सैनिकों का आ जाना, ये माना जाता है कि 2000 के बाद यानी 21st सेंचुरीज में हमने अलग अलग कारणों से अपनी सीमा सुरक्षा को गंभीरता से लेना शुरू किया। इनफैक्ट कारगिल इंसिडेंट के बाद तो एक समिति बनाई गई, और उस समिति की सिफारिशों के आधार पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत
सीमा सुरक्षा के लिए अलग से प्रावधान करने की बात की गई या सीमा सुरक्षा को महत्व देने का हमने प्रयास किया। लेकिन फिर भी यदि हम देखें तो हमारी सीमा सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हर स्तर पर अलग अलग है। यदि स्थलीय सीमाओं की बात करें तो मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ये अपरिभाषित हैं। तो चीन कहता है तुम्हारी मेरी बाउंड्री तो कभी तय नहीं हुई, डोगरा राजा से कश्मीर तिब्बत तय हुआ था और ब्रिटिश भारत के साथ मैकमोहन लाइन बनी थी, मैं क्यों मानूं? स्पष्ट है, पहाड़ों में, दर्रों में, नदियों में कई जगह क्लियर नहीं है, ये पारगम्य है, आसानी से छुपकर यहां से वहां जाया जा सकता है। बारे में कहा जाता है ये आविष्ट है। आविष्ट मतलब एक दूसरे में घुसी हुई, जैसे भारत बांग्लादेश में था तो तीन तरफ से आप दूसरे से घिरे। ये सजातीय है। सजातीय का मतलब होता है कि जब आप दोनों तरफ देश में एक जैसी सीमाओं को देखते हैं, दोनों तरफ मतलब एक जैसे रहने वाले लोग हैं, तो उनको सजातीय सीमाएं कहते हैं। एथनिसिटी सेम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं बर्मा से, तो आसानी से आवागमन हो जाता है, तो ट्रैफिकिंग आसानी से हो जाती है, तो सजातीय सीमाएं हैं। ठीक है, पोरस माना जाता है, यहां आसानी से सेंधमारी की जा सकती है। तो इन सब कारणों से हमारी स्थलीय सीमाएं क्या हो जाती हैं? संकट में। मेरा यह मानना है कि हमारी सीमा सुरक्षा से जुड़े संकट दो चीजों से जन्म लेते हैं, एक तो सीमा की प्रकृति से और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संबंधों से। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि नेचुरल बाउंड्रीज आर द बेस्ट बाउंड्रीज एंड दे क्रिएट मिनिमम अमंग द नेशन। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि भारत चीन के बीच नेचुरल बाउंड्री होने के बावजूद सबसे बड़े विवाद है। तो मेरा मानना है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में यदि चीजें अच्छी हैं, जैसे हमने कहा हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, परिभाषित हैं, स्पष्ट हैं, निर्धारित हैं, पारगम्य नहीं हैं, तो आपकी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, आपके देश के साथ संबंध अच्छे हैं, तो फिर आक्रमण अतिक्रमण जैसी स्थितियां नहीं बनेंगी। इसी प्रकार वाटर बाउंड्री की बात करें तो हम पेनिनसुलर स्टेट हैं, लंबी तटरेखा है, कई देशों के साथ साझा होती है, बंगाल की खाड़ी हो, अरब सागर हो, और इस लंबी तटरेखा में आप ये देखेंगे कि प्रकृति के तौर पर सीमाएं असुरक्षित हो जाती हैं। फिर हिंद महासागर बड़ा व्यापार मार्ग है, हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स पर बात होती है। हिंद महासागर में बड़ी शक्तियों का जमावड़ा है, हिंद महासागर के द्वीपों पर महाशक्तियां कब्जा करने के लिए प्रयास रहते हैं। हिंद महासागर में पायरेसी यानी समुद्री डकैती की समस्या है। हिंद महासागर के अंतर्गत पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स, बहुधात्विक खनिज मिल रहे हैं। हिंद महासागर व्यापार मार्ग पर पुर्तगाल के समय अल्मेडा से लेकर अभी तक लोग शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी से अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। हिंद महासागर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि गर्म जल तक सोवियत संघ, चीन जैसे देशों के पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो आप ये मानिए कि सुरक्षा की चिंताएं सिर्फ सीमा की प्रकृति से नहीं, किससे? अंतरराष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़ती है। दुनिया में सीमाओं के और युद्धों के 5 क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक युद्ध सिर्फ जमीन और समुद्र में लड़े जाते थे। वर्ल्ड वॉर के बाद एविएशन सेक्टर शुरू हुआ, तो फर्स्ट टू सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौर में युद्ध हवा में लड़े जाने लगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1970s में एयर मिसाइल डिफेंस का कंसेप्ट आया, स्टार वॉर का कंसेप्ट। तो अब तीसरी सीमा सामने आई जिसे स्पेस बाउंड्री कहा गया। और 2000 के बाद आप लें तो अब साइबर बाउंड्रीज में युद्ध लड़े जाते हैं। तो यदि आप देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब युद्ध क्षेत्र, अब 5 युद्ध क्षेत्र हैं: स्थल युद्ध, जल युद्ध, आकाशीय युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध, साइबर युद्ध। और 5 प्रकार की सीमाएं हैं, 5 प्रकार की सेनाएं हैं। तो 5 वॉर जोन्स, 5 बाउंड्रीज, 5 आर्मीज। तो ये जो आकाशीय सीमाएं हैं ये दिखाई भले ही ना देती हो, लेकिन परिभाषित तो की जाती हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी। ऐसा कहा जाता है कि आपकी जलीय सीमा के अंतर्गत जो आपके सॉवरेन वाटर का एरिया है 12 नॉटिकल माइल्स या 18 किलोमीटर के करीब का, इसके ऊपर तक का आकाश आपका होता है। और वर्टिकली यदि देखें तो करमन लाइन 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपका होता है, तो ये आपकी आकाशीय सीमा है। लेकिन आज इस आकाशीय सीमा में भी सेंधमारी की जा रही है। कॉन्सेप्ट आपके चाइना सी और जापान सी में आया है जिसे कहा जा रहा है